खबर दिन भर देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली धमाके के जख्मियों से की मुलाकात। कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का दोहराया अज़्म। लाल किला धमाके पर कांग्रेस ने अमित शाह से किया इस्तीफा देने का मुतालबा। संगीन सिक्योरिटी कोताहियों का दिया हवाला। हकायक अवाम के सामने लाने पर जोर। तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली चुनाव जीतने का किया दावा। कहा, गुज़श्ता के मुकाबले इस मर्तबा 72 लाख ज्यादा वोट पड़े। लोगों ने तब्दीली के लिए किया वोट। इजरायली फौज मुसलसल कर रही है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ताजा हमलों में गजा में मजीद 3 फिलिस्तीनी जाँ बहक। मलबे से 35 नाकाबिल शिनाख्त लाशें बरामद। ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम पर तब्दील किया अपना मौकफ। का अमेरिका को मखसूस शोबों में गैर मुल्की सलाहियतों की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के करीब पेश आए धमाके में जख्मी होने वाले अफराद से अस्पताल में मुलाकात की। भूटान के 2 रोज़ा दौरे से लौटने के फौरन बाद सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां धमाके में जख्मी हुए शहरी ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अस्पताल में दाखिल होने के फौरन बाद मुतल्लका डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया से भी उन्होंने मुलाकात की और जख्मियों की मौजूदा हालत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। इसके बाद उन्होंने हर जख्मी के पास जाकर उनसे भी बातचीत की और जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़या एक संगीन साजिश का नतीजा मालूम होता है और जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जख्मियों के अहल खाना को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके इलाज, मुआवजे और तमाम ज़रूरी सहूलियात का मुकम्मल ख्याल रखेगी। पीएम मोदी की सदारत में काबीना के इजलास में भी इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली कार धमाके के केस में कांग्रेस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। सिक्योरिटी पर संगीन कोताही का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी का एहसास है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुंबई धमाका हुआ, जब यूपीए की हुकूमत थी, उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि वज़ीर दाखिला हमेशा पार्लियामेंट में कहते हैं कि फसाद नहीं हुआ, धमाके नहीं हुए, हर बार झूठ बोलते हैं। अब उनकी आंखों के सामने उनके दफ्तर के बिल्कुल करीब धमाका हुआ। हुकूमत को वाज़े इंक्वायरी के साथ सामने आना चाहिए और असल वजह कौम के सामने बतानी चाहिए। In last parliament session, our honorable home minister claimed that there is no this type of terror attack is happening in India. At that point of time itself, we told that don't take it as a light thing. Safety and security are utmost importance of this country. But unfortunately, the national capital itself, the unfortunate incident happened. We want a thorough inquiry on that because the people of India wish to know about the real reason for behind this. Government has to come forward with a strong inquiry system. 6 months after the Pahalgam attack. Yes, certainly. You can see the track record. हाई अलर्ट जारी किए जाने के चंद घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने लाल इकोस्पोर्ट कार का पता लगा लिया है। कार हरियाणा के खंडोली गांव के एक फार्म हाउस में पाई गई। पुलिस के मुताबिक लाल किले के करीब हुए धमाके में इस्तेमाल होने वाली Hyundai i20 से मुंसलिक अफराद के पास एक और सुर्ख रंग की कार भी थी। दिल्ली के तमाम थानों, पुलिस चौकियों और सरहदी चौकियों को सुर्ख रंग की इकोस्पोर्ट कार की तलाश में रहने के लिए अलर्ट कर दिया गया था। चंद घंटों में इस कार का पता लगा लिया गया है। इस मामले की मजीद जांच जारी है। वहां तक जब तक एएस चेक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक नाकों तक आप रहे, नाकों से बाहर रहे, ठीक है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है
कि जब तक हम एएस चेक कंप्लीट ना कर लें, आप नाकों से बाहर रहें। आप सबसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप नाकों से दूर रहें। पहुंचने वाला है, आप नाकों से दूर रहें। आप नाकों से दूर रहें। आप नाकों से दूर रहें। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के करीब फरीदाबाद जिले के गांव में वाक़ है, वहां सरकारी बयान जारी किया गया है जिसमें दिल्ली धमाका केस में गिरफ्तार डॉक्टरों से खुद को अलग किया गया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो तफ्तीशी हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपेंद्र को उनकी तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी का मज़कूरा अफराद के अलावा यूनिवर्सिटी में अपनी सरकारी हैसियत में काम करने वाले अफराद से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान में कहा गया है कि हमें पेश आने वाले बदकिस्मत वाक़यात पर बहुत दुख और गम हुआ है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हमें यह भी मालूम हुआ है कि हमारे डॉक्टरों को तफ्तीशी एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का उन अफराद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्सिटी ने गहरी तशवीश के साथ ये भी नोट किया कि बाज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूनिवर्सिटी के साथ ऑर्निक को ख़राब करने के वाज़ेह इरादे से बेबुनियाद और गुमराहकुन कहानियाँ भी गर्दिश कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद के पोस्टर लगे जाने के बाद दो और अंडरग्राउंड कारकुनान की गिरफ्तारी के नतीजे में दहशतगर्दों के एक बैन रियासती और बैनुल अक़वामी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर मीर मुसर्रत आलम ने पूछताछ के दौरान दरियाफ्त किया कि मुश्तबा अफराद एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और उनके हैंडलर मौलवी इरफान अहमद का ताल्लुक शोपियां जिले से था, लेकिन वो नौगाम इलाके में काम कर रहे थे। नौगाम पुलिस स्टेशन की टीम ने इमाम को उठा लिया, जिसने इस मॉड्यूल में कई जवान डॉक्टरों की शमूलियत का इंकशाफ किया जो फिलहाल जम्मू कश्मीर से अब बाहर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकार डॉक्टर अदील अहमद राथर को एक निजी अस्पताल से पकड़े जाने में कामयाबी मिली है। डॉक्टर ने फरीदाबाद दीगर मुकामात पर मॉड्यूल के दीगर अरकान के जरिए बड़ी मिकदार में धमाकाखेज मवाद और ज़खायर बरामद किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली धमाके से 3 दिन पहले सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को हिरासत में लिया था। डॉक्टर आदिल अहमद शहर के मेडकेयर हॉस्पिटल से वाबस्ता थे। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले उनके साथी डॉक्टर बाबर ने बताया कि डॉक्टर आदिल की सरगर्मियों के ताल्लुक से वो बिल्कुल बेखबर हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आदिल बहुत सी संजीदा वो इंसान हैं, उन पर किसी भी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर आदिल के बारे में इसी हॉस्पिटल के तमाम मुलाजमीन से पूछताछ की जा रही है। हर तरफ खौफ का आलम है। उनके एक पड़ोसी ने भी बताया कि डॉक्टर आदिल पर शक व शुबा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबर कहाँ प्रैक्टिस करता था? फेमस मेडिकेयर सहारनपुर। डॉक्टर अदील एक संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं फेमस हॉस्पिटल से। किस तरह के आपके ताल्लुकात उनसे थे? किस तरह का उनका व्यवहार हॉस्पिटल में रहा? नॉर्मल जितना सब डॉक्टर्स के साथ व्यवहार होता है इतना ही व्यवहार हमारे साथ था और वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जितना हम लोग एक्सेस कर पाए थे यहाँ पर। नॉर्मल जिस तरह इनवाइट किया जाता है, हमें शादी के लिए बुलाया गया था, हम शादी में गए, हमें कोई भी इस तरह की स्थिति या कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमें वहां पर नहीं दिखाई दिया। हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, वो किस तरह के लोग थे, क्या जानकारी है आपको? नहीं, हॉस्पिटल में जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं ऐसी तरह की कोई हमें जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में लाल किले के करीब हुए धमाके की मजम्मत की और इस वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने तहकीकाती एजेंसियों पर जोर दिया कि वो दिल्ली धमाकों के फरीदाबाद में बरामद होने वाले धमाकाखेज मवाद से मुंसलिक गिरफ्तार डॉक्टर के वालिदैन को हिरासत न करें, क्योंकि मुलजिमीन के अफराद का खानदान से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उनका खानदान कसूरवार नहीं होता है। जो परसों दिल्ली में वाकया हुआ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी मजम्मत करने के लिए। वहां जो जाने गई, जिन लोगों की जाने चली गई, जिनके जिस तरह से खुदा ना खास्ता जो जिस्म के टुकड़े पड़े थे जमीन पे, लरस जाता है इंसान वो देख के। मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि उससे हमारी कौम फिर से एक बार दागदार होगी। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर जो हमारी कौम का सरमाया है, अगर ये सही है, मुझे मालूम नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उम्मीद करती हूं
इन्वेस्टिगेशन जल्द होगी और साफ सुथरी। हुकूमत कर्नाटक के वजीर जमीर अहमद खान ने बिहार इंतखाबात से एक दिन कबल दिल्ली के लाल किला मेट्रो धमाके के वक्त पर सवाल उठाए। कहा कि दहशतगर्द मुसलमान नहीं हो सकते। बेंगलुरु में साफियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को कौमी दारुल हुकूमत में होने वाले धमाके पर शुकूक व शुबहात का जवाब देना चाहिए। कार ब्लास्ट जो होना था, हादसा जो हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हमको आश्चर्य क्या है, ये बम ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। अभी आप भी देखे होंगे हमारा कड़ा माध्यम के अंदर वो लोग बोल रहे थे कुछ पॉलिटिकल है क्या करके। हमको भी ये सुनने को आ रहा है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है करके सुनने को आ रहा है, पक्का नहीं बोलता हूँ। और ये जो भी पॉलिटिकल अगर बेनिफिट को एक आदमी की जान लेना है ना, उसको सही में उसको अच्छा नहीं होता। दिल्ली धमाके में जो लोग मारे गए हैं, बाज लाशें नाकाबिल शिनाख्त थी। पीर की शाम जब जुमन खान घर वापस नहीं आया तो उसके अहले खाना परेशान हो गए। खानदान वाले मंगल को उसे ढूंढने निकले अपने छोटे बच्चों और कुछ रिश्तेदारों के साथ। जुमन की बीवी धमाके की जगह लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी और मुर्दा खाने पहुंची, जहां उन्हें जुम्मन मिल गया। उसका सिर्फ धड़ बचा था। धमाके में हाथ और टांगें उड़ गई थी। जुमन के एक बेटे ने अपने बाप को जिस्म पर मौजूद कपड़ों के टुकड़ों से पहचान लिया। जुमन मोहम्मद के अफरादी खानदान ने बताया कि जुमन के 3 बच्चे हैं। उनके चचा ने बताया कि वो वाहिद कमाने वाला था जिसने अपनी बीवी और 3 बेटियों की कफालत की। वो चांदनी चौक के इलाके में ई रिक्शा चलाकर अपनी कमाई करता था। अपनी बहन और उसके बच्चों की कफालत कर रहा था। जुमन के चाचा ने बताया कि उसकी लाश टुकड़े वाली हालत में मिली, लेकिन उसकी शिनाख्त उसके बीवी ने की। शिनाख्त की तस्दीक के बाद डीएनए टेस्ट कराया गया। तो 6:45 बजे जब बिलेट सूचना, तब मैंने बड़ी वाली लड़की को बोला कि बेटा देख, जुम्मन का पता नहीं चल रहा। तो हम लोग रात को गए अस्पताल में, अर्बन अस्पताल में खोजने, वहाँ भी नहीं मिला। एम्बुलेंस एक गाड़ी भी नहीं है, उसका बैटरी वाला गाड़ी चला रहा था, वो भी नहीं है। फोन लगा रहे तो स्विच ऑफ जा रहा। फिर उसके बाद हम लोग सुबह गए लाल किला में ढूंढने, वहाँ भी पता नहीं चला। फिर मैं लोग 100 नंबर को कॉल किए, फिर 100 नंबर वाली आई, सब पता लगाए। फिर चांदनी चौक थाना में गए, फिर वहाँ से भी कुछ पता नहीं लगा। फिर हम लोग सीलमपुर थाना अपने साथी पार्क के आए। जब वहाँ से जब हम लोग लिखवा रहे थे एफआईआर कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, तब फिर उसके बाद वहाँ से अस्पताल से फोन आया कि जल्दी आ जाओ, डेड बॉडी किसी का आया हुआ है, चेक करो। फिर इन लोग को हम गाड़ी पे भेज दिए, अपना रिपोर्ट लेने के लिए हम रुक गए। बिहार असेंबली इंतखाब के नतीजे 14 नवंबर को बरामद होने वाले हैं। इससे कबल एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इत्तेहाद ने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन की तरफ से वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को वोटों की गिनती होगी और 18 तारीख को हलफ बर्दारी तकरीब होगी। जिस तरीके का फीडबैक मिल रहा है उससे एनडीए के लोगों के होश उड़ गए। बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हरियाणा वक्फ बोर्ड की तश्कील की हिदायत दी है। अदालत ने अगले 3 माह के अंदर नया नोटिफिकेशन जारी करने और नए बोर्ड की तश्कील की हिदायत दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत के एक बयान पर एतराज करते हुए कहा कि एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि इस्लाम और ईसाईयत हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो फिर मुल्क में मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने इल्जाम आयद किया कि आरएसएस सरबराह ने अपने बयान में सनातन धर्म की तौहीन की। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के आयोजन में मोहन भागवत जी ने अपने विचार रखे। हालांकि उस समय ये पूरा का पूरा जो
आयोजन था ये केवल आरएसएस के पदाधिकारी जो थे उन्हीं तक सीमित था। एसआईआर पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का कहना है कि बिहार में जिस उछलत और जिस तरीके से एसआईआर किया गया वो हम सब ने देखा है। हम नहीं चाहते हैं इलेक्शन कमीशन अवाम की कीमत पर किसी भी पार्टी के सियासी मफादात को पूरा करें। सचिन पायलट ने दावा किया कि बिहार में अजीम इत्तेहाद की जीत होगी। छटनी हो, गलत नाम उसमें ना जोड़े जाएं, लेकिन जो आज देश का माहौल है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के तमाम हमारे गठबंधन के नेता, बंगाल हो, तमिलनाडु, हर जगह सब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि पहली बार तो हो नहीं रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि जिस जल्दबाजी में और जिस मंशा के साथ एसआईआर बिहार में किया था वो हम सब ने देखा है। हम नहीं चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग अपने मनमानी तरीके से किसी भी दल का राजनीतिक हित साधे, और हो क्या रहा है दुर्भाग्यवश कि भारतीय जनता। आसाम के एक छोटे से गांव के होनहार नौजवान तौफीक अहमद ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी कामयाबी हासिल की है। तौफीक ने ऑल इंडिया नीट इम्तिहान में 478 नंबर हासिल करके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट भी हासिल की है। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में उन्हें सीट मिली है। यह सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी बल्कि एक ख्वाब था जो अब हकीकत बन चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। आसाम के जिले गोलपारा के एक छोटे से गांव रोपही हाट के रहने वाले तौफीक का ख्वाब बड़ा था। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि कभी कभी ख्वाब अधूरे लगने लगते। वालिद अय्यूब अली एक मामूली किसान जिनकी रोटी रोजी जमीन की पैदावार पर मुनहसिर थी, मगर जब बेटे के अज़्म को देखा तो बगैर किसी तरद्दुद के अपनी जमीन बेच दी ताकि तौफीक अपनी तालीम जारी रख सके। नताइज के ऐलान के साथ ही पूरे गांव में ईद का समा छा गया। लोग मिठाइयां बांटने लगे, बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वालिद अय्यूब अली खामोशी से आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। तौफीक ने न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे गांव का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इसने ये साबित कर दिखाया कि अगर नीयत साफ हो और हौसले मजबूत हो तो गुर्बत की दीवारें भी रास्ता नहीं रोक सकते। अज़ाइम बुलंद हो तो दुश्वार गुजार रास्ते भी मंजिल बन जाते हैं। আজি আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন, কাৰণ তৌফিক যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে তেওঁক এজন ডক্তৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা, সেইটো মোৰ আশা আছিলে। আৰু তাৰ কাৰণে মই সৰুৰ পৰাই সৰু থাকোঁতে তাৰ পৰাই মই চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ। আৰু সিও মোৰ কথা মতে মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ তেনেকেই চলিছিলে। আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা উপাৰ্জন কৰাৰ কোনো মানুহ নাছিলে। যেতিয়া সি ক্লাছ 10 পাছ কৰিছিলে তেতিয়া আজমল ছুপাৰ ফ্ৰুটিত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বছৰেকত 2 লাখ টকাৰ ওপৰত প্ৰয়োজন হৈছিলে, কিন্তু সেইখিনি তেতিয়া আমাৰ হাতত নাছিলে, যাৰ কাৰণে আমাৰ এবিঘা মাটি বিক্ৰী কৰি সেই টকাখিনি আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সি 2 বছৰ তাত পঢ়ি আহি পিছত হয়তো সি বুজি পাইছিলে আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাটো, সেইকাৰণে তেওঁ আৰু সি কোচিং নকৰি পেলাই ঘৰলৈ আহি পেলাই ঘৰত থাকি পেলাই অনলাইন কোচিং কৰি পেলাই পিছত সি আগবাঢ়ি গৈছিলে। আমার বরগুলি নগাঁও জেলার অন্তর্গত আমার কলিয়াবর জেলা সমিতির কলিয়াবর জেলা অঞ্চল বরগুলি আঞ্চলিকৰ আমার সতীৰ্থ বরগুলি আঞ্চলিকৰ শিক্ষা সম্পাদক তৌফিক আহমেদ আজি সর্বভারতীয় যি মেডিকেল বাছনি পৰীক্ষা যি হয় সেই পৰীক্ষাত আজি শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। গতিকে আমি আমচুৰ সমূহ পৰিয়াল আজি খুবেই সুখী। আমি তৌফিকক লৈ আমি গর্বিত। আমার প্ৰতিজন আঞ্চলিকৰ পৰা বা প্ৰতিজন জিলাৰ পৰা যাতে এনেধৰণৰ তৌফিক আহমেদ ওলাই আহে। যি সৰ্বভাৰতীয় মেডিকেল কলেজৰ এন্ট্ৰেন্সৰ ৰিজাল্ট দিছে, ইয়াক লৈ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। কলিয়াবৰ সমজিলা অন্তৰ্গত বৰগুলি গাঁৱৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁ যি এটা সাফল্য লাভ কৰিছে, এয়া আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। তেওঁ আমাৰ এই জাতীয় সংগঠনৰ লগত সংগঠন কৰি আছে, ইয়াৰ মাজতে তেওঁ লিখা পঢ়াৰ লগত জড়িত। এই তৌফিক আহমেদ এটা মেধাৱী ছাত্ৰ, তাৰ মাজে সি ইমান কষ্ট কৰি পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, তাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ মানে যি কষ্টৰ বিনিময়ত আজি এটা সুফল পাইছে, ইয়াক লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ এটা নেতৃত্ব আমি বহন কৰিছোঁ যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ পৰা আমি। मैं असम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट का एक गांव बोरगुली से हूँ।
मैं नीट 2025 में अपियर हुआ था और मेरा 96 परसेंटाइल आया था, जिसकी वजह से मेरे को लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरा फादर को, मेरा दीदी को और मेरा सब गाँववासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा पेरेंट्स ने इसके लिए मेरे कॉलेज को फीस देने के लिए ज़मीन बेच कर मेरे को पैसा दिया था। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा टीचर्स, मैंने बोरगुली जातीय विद्यालय से स्कूलिंग कंप्लीट किया था, इसलिए मेरा प्रिंसिपल सुलेमान इस्लाम सर और सभी टीचर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि हर बड़े ख्वाब, बुलंद अज़ाइम और अनथक मेहनत इंसान को वो मुकाम दिलाते हैं जिसका कभी सिर्फ तसव्वुर किया जाता है। हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, गुर्बत या महरूमी इंसान के रास्ते में तब तक रुकावट नहीं बन सकती जब तक यकीन जिंदा हो। हमारे अजीम रहनुमा और साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आए, ख्वाब वो हैं जो नींद उड़ा दे। तौफीक की कहानी इस जज्बे की जिंदा मिसाल है। एक ऐसा नौजवान जिसने गुर्बत को शिकस्त देकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। तौफीक के जज्बे को आज पूरा गांव सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इजरायली फौज मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है। ताज़ा कार्रवाई में गजा में मज़ीद 3 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि एक तबाहशुदा क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शिनाख्त लाशें बरामद हुई है। गुज़श्ता माह अमेरिकी सदर की मंजूरी से नाफिज होने वाली जंग के बावजूद इजरायली हमले बदस्तूर जारी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों के नतीजे में 3 मज़ीद फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा के शहरी दिफा का कहना है कि शहर के एक तबाहशुदा तिब्बी मरकज़ क्लिनिक के मलबे से 35 ऐसी लाशें बरामद हुई हैं जिनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। हुक्काम के मुताबिक इलाके में अब भी दर्जनों अफराद लापता हैं। उधर फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इजरायली फ़ौज रिहायशी इमारतों, अस्पतालों, आम शहरियों को निशाना बना रही है। तुर्की का फौजी तैयारा जारहिया में घिरकर तबाह हो गया है। हादसे में तुर्क फौज के 20 एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। तुर्किया की वजारत दिफा ने बुध को बताया कि उसका फौजी तैयारा जारहिया में गिरने के वाकया पेश आया है। 20 फौजी अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि तफ्तीश कारिया मालूम करने की कोशिश कर रही है कि तैयारे के गिरने की आखिर क्या वजह थी। इसी C-130 तैयारा मंगल को अजरबैजान से तुर्किया के लिए रवाना हुआ था और जारहिया में गिरकर तबाह हो गया। वीडियोस में दिखाया गया है कि मुड़े हुए धाती टुकड़े घास के एक टीले पर बिखरे हुए, जबकि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका वीडियोस में तैयारा हवा में टूटता हुआ फिर ज़मीन की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के सफ़ीर टॉम बारिक ने भी तुर्किया के साथ यकजहती का इज़हार किया है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 36 जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद आलमी रहनुमाओं और तंजीमों की जानिब से शदीद मज़म्मती बयानात सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, चीन और बरतानिया, तुर्की, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुतासिरा ख़ानदानों की ताज़ियत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर अचानक यू टर्न लिया है, अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को मखसूस शोबों में गैर मुल्की सलाहियतों की ज़रूरत है। उनके इस बयान को एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ने चंद माह कबल इसी प्रोग्राम पर सख्तियाँ नाफिज की थी। H-1B वीज़ाज़ पर ट्रंप की मुखालिफत और उसके फीस में बेतहाशा इजाफे की वजह से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। पेश हुई इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट, आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ। फॉक्स न्यूज की एंकर ने गुफ्तगू के दौरान जब अमेरिकी सदर से पूछा कि क्या उनकी हुकूमत H-1B वीजा को कम तरजीह देने जा रही है, तो ट्रंप ने दो टूक अंदाज में कहा, आपको टैलेंट लाना ही होगा। अगर हमने इस पर कहा कि हमारे पास तो पहले से काफी टैलेंट मौजूद है, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, आपके पास नहीं है।
उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, कुछ खास तरह की सलाहियतें अमेरिका में दस्तयाब नहीं है। आप किसी बेरोजगार शख्स को लाइन से उठाकर नहीं कह सकते कि जाओ और मिसाइल फैक्ट्री में काम करो। हर शोबे के लिए मखसूस महारत दरकार होती है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब उनकी इंतजामिया ने सितंबर में H-1B वीज़ा पॉलिसी में सख्ती करते हुए दरख्वास्त फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया था। इसके अलावा अमरीकी महकमा मेहनत ने 175 से ज़ायद तहकीकात शुरू की हैं ताकि इस प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल के इम्कानात को जांचा जा सके। दूसरी जानिब फ्लोरिडा के गवर्नर ने रियासती यूनिवर्सिटियों में H-1B वीज़ा पर काम करने वाले मुलाजमीन को हटाने का हुक्म दिया है। उनका कहना था, जब हमारे अपने लोग ये काम कर सकते हैं तो हम बैरून मुल्क से मुलाजमीन क्यों बुलाएं? ये सस्ते मजदूरों का निज़ाम है। इधर व्हाइट हाउस की जानिब से वजाहत की गई कि सदर ट्रंप की तरजीह अब भी अमरीकी कारकुनों को पहला मौका देना है। ताहम इस पॉलिसी के खिलाफ मुतादिद कानूनी चैलेंजेस सामने आ चुके हैं, जिनमें एक मुकदमा अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दायर किया है। इसी दौरान 31 अक्टूबर को 5 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर ट्रंप को एक खत लिखकर 19 सितंबर के इनके हुक्मनामे पर नज़रसानी की अपील की। उनका कहना था कि ये पॉलिसी अमेरिका और हिंदुस्तानी के ताल्लुकात पर मनफी असर डाल सकती है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि साल 2024 में जारी होने वाले तमाम H-1B वीज़ा में से 70% से ज़ायद हिंदुस्तानी माहिरीन को मिले, जो अमरीकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।